हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हमने चैप्टर 3 का यूनिट 1 फिनिश कर लिया था। तो चैप्टर 3 का यूनिट 1 वाज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का यूनिट 2, दैट इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट। कितने टाइप की कॉस्ट होती है हम उनके बारे में पढ़ेंगे राइट। तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट बेसिकली हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ठीक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट मतलब लागत। कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में आपका कितना खर्चा आ रहा है, तो इट वुड बी नोन एज इट्स कॉस्ट। प्रोडक्ट बनाने में कितना पैसा लग रहा है, वही प्रोडक्ट की क्या होती है? कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो उसका मतलब होता है हाउ डू कॉस्ट बिहेव एज पर प्रोडक्शन क्राइटेरिया। एग्जाम्पल, size of output, prices of factor of production, etc. तो बेसिकली कॉस्ट एनालिसिस का मतलब होता है कि आपको देखना है कि कॉस्ट कैसे बिहेव करती है प्रोडक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है कि अगर साइज ऑफ आउटपुट कम होगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम होगी, और अगर हम आउटपुट बढ़ा देंगे, लार्ज स्केल आउटपुट कर देंगे, तो हमारी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, राइट। उसी तरीके से अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? जो सारी चीज़ें हमें प्रोडक्शन में हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली ये हमारी लागत है, राइट। ये हमारे क्या है? इनपुट्स हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या है? इनपुट्स। अगर ये सस्ते होंगे तो कॉस्ट भी सस्ती होगी, कॉस्ट भी कम आएगी, और अगर इनपुट ही महंगे हैं तो हमारी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओके, तो वही है, कॉस्ट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, इट डिपेंड्स। तो यहाँ पे वो कहने का मतलब वही है, अगर मैं इस लाइन को सिंपल शब्दों में बोलूँ, हाउ डू कॉस्ट बिहेव एज पर प्रोडक्शन क्राइटेरिया को सिंपल शब्दों में बोलूँ, उसका मतलब यही होगा कि कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? इट इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं इट इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स। आउटपुट के ऊपर तो डिपेंड करती ही है, साथ ही साथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? कॉस्ट रॉ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती है। ऑब्वियसली अगर रॉ मटेरियल महंगा होगा, राइट, इनपुट ही महंगा होगा, तो कॉस्ट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ओके, अब कॉस्ट को उन्होंने दो कैटेगरी में बांटा है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट।
एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। तो देखिए, जो सारा खर्चा, जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो जो सारा खर्चा आपकी जेब से हो रहा है, जैसे कि आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ा, आपने लेबर बुलाया, आपको उसको पेमेंट करनी पड़ी, ठीक है, तो वो सब आपके खर्चे कैसे हो गए, जो आपके पॉकेट से हुए हैं। एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली दिख रहा है कि आपके पॉकेट से खर्चा हो रहा है, उसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ओके, this cost involves payment to outsiders, example wages, cost of raw material. Implicit cost, these costs involve cost of self-employed resources, example salary of entrepreneur, ठीक, money invested in business, own building, ठीक। तो देखो, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है। अब क्या होता है, जब आप बिजनेस करते हैं तो आप ना कुछ कुछ चीज़ें आपके पास पड़ी थी, आपने वही यूज़ कर ली, तो आपका वो वाला खर्चा क्या हो गया, बच गया। जैसे कि आपके भाई था, राइट, तो आपके भाई ने उसने एमबीए कर रखा था, तो आपने उसको बोला कि चल तू कंपनी का मैनेजर बन जा, राइट। तो आपने एक मैनेजर की सैलरी बचा ली ना, क्यों, क्योंकि वो आपके घर पे ही मिल गया आपको एक मैनेजर, राइट। तो वो जो आपने खर्चा बचाया है वो क्या हो जाएगा, हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब आप बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा लगाते, राइट। पैसा वैसे बैंक से आपको बोरो करना पड़ता, लोन लेना पड़ता, पर अब आपके पास एक एफडी पड़ी थी, आपने उसको तोड़वा लिया और वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या उसके ऊपर किसी को आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं ना, क्योंकि वो पैसा आपका खुद का लगा है। तो वो आपने, अगर आप का नहीं होता पैसा तो आपको बैंक से वही पैसा क्या करना पड़ता, लोन लेना पड़ता, तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता। तो अब यहाँ पे आपने क्या बचा लिया है, इंटरेस्ट का खर्चा बचा लिया है, ठीक है। तीसरा, अब जब आप बिजनेस करते तो बिल्डिंग भी रेंट पे लेते, राइट। अब आपके पास खुद की बिल्डिंग थी तो आपने उसी बिल्डिंग में काम करना शुरू कर दिया, तो आपने एक और खर्चा बचा लिया है, रेंट का खर्चा, राइट। तो जो सारे खर्चे आपने बचाए हैं, क्यों बचाए हैं, क्योंकि वो रिसोर्सेज आपके पास पड़े हुए थे, ठीक है। तो जो आपने खर्चे बचाए हैं, राइट, उनको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है।
अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपको याद ना हो कि मैम एक्सप्लिसिट कौन सी है, इम्प्लिसिट कौन सी है, तो एक बहुत ही अच्छा वो है ई फॉर एक्सटर्नल। तो जो मैं एक्सटर्नल जो चीज़ें मैंने हायर की है बाहर से उनको पेमेंट करती हूँ वो हो जाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो ई फॉर एक्सप्लिसिट, ई फॉर एक्सटर्नल। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो खर्चा मैं बचा चुकी हूँ, क्यों? क्योंकि वो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल थे, तो अंदर ही अंदर वो रिसोर्सेज अवेलेबल थे मेरे पास, राइट। तो आई स्टैंड फॉर इंटरनल। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट बेसिकली अगर मैं हिंदी में लिखूं, तो अपने खर्चे आपने खर्चे बचा लिए, रिसोर्सेज खुद से अरेंज करके। ओके, तो आपने कौन कौन सा खर्चा बचा दिया? एक तो सैलरी बच गई आपकी क्योंकि घर पे ही मैनेजर मिल गया। दूसरा, अगर आप बैंक से लोन लेते तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता, पर अब आपका खुद का पैसा है तो आपने इंटरेस्ट भी बचा लिया। बिल्डिंग बाहर से रेंट पे बाहर से लेते बिल्डिंग हायर कर, तो क्या देना पड़ता? रेंट। बट अब बिल्डिंग खुद की है तो रेंट भी आपने बचा लिया। ठीक है, तो जो सारे खर्चे आपने बचाए हैं वो क्या बोले जाएंगे? इम्प्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितने टाइप की होती है? अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम टाइप्स ऑफ कॉस्ट, तो अभी अभी आपने बताया एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये ना एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन है। जैसे कि अगर हम जेंडर को बांटे तो जेंडर दो में डिवाइडेड है, मेल एंड फीमेल्स। अब मेल को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, कोई टैलेंटेड है, कोई उतना टैलेंटेड नहीं है, राइट। कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है। उसी तरीके से फीमेल्स को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट। कोई टॉल है, कोई ब्यूटीफुल है, राइट। तो इस तरीके से हम फर्दर कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। बट मोटा मोटा तो दो ही कैटेगराइजेशन होता है जेंडर का, मेल एंड फीमेल। अब इनको फर्दर आप इसको 5-6 में कैटेगराइज कर लो, राइट। इसको भी फर्दर 5-6 में कैटेगराइज कर लो, राइट। तो जो हम ये नीचे लिख रहे हैं ये फर्दर कैटेगराइजेशन है। मोटा मोटा कैटेगराइजेशन तो यही दो है। कॉस्ट दो टाइप की होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट, पहली कॉस्ट है अकाउंटिंग कॉस्ट। दो टाइप के कॉस्ट के बारे में एक्चुअली कॉस्ट तो बहुत सारी होती हैं, राइट। बट जैसे दो कॉस्ट हैं, एक अकाउंटिंग कॉस्ट और एक इकोनॉमिक कॉस्ट। यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, राइट। तो वो कन्फ्यूजन ना हो तो बेटर है कि आप मुझे ध्यान से सुनेंगे, राइट, और मेरे साथ लिख के चलेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। लिख लीजिए, फिर हम एक साथ इसको समझेंगे। This cost includes
cash payments by the entrepreneur of firm for various productive factors. ठीक, अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब वो पैसा जो आप कैश में पे कर रहे हो, ठीक है। क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हो। तो जब आप प्रोडक्शन करते हो तो आपको कई सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद लेनी पड़ती है, जैसे कि लैंड की मदद लेनी पड़ी, लेबर की मदद लेनी पड़ी, ठीक है। तो आप उनकी मदद ले रहे हैं, इसका मतलब आप उन सबको यूज़ कर रहे हैं, तो रिटर्न में तो कुछ देंगे ना। लैंड ले रहे हैं किसी का तो रेंट देना पड़ेगा, राइट। लेबर ले रहे हैं तो क्या देना पड़ेगा? वेजेस, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करने के बदले आप उनको कुछ कॉस्ट, उनको कुछ पेमेंट करते हो, राइट। तो वो ही पेमेंट होती है आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट, राइट। वो सारा खर्चा जो आप उनको दे रहे हो वो आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? अकाउंट की बुक्स में, जो आप P&L बनाते हो वहाँ पे रिकॉर्ड करते हो। इनको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोला जाता है। अकाउंट्स में वही खर्चे हम रिकॉर्ड करते हैं जो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपनी पॉकेट से दे रहे हैं, राइट। याद करो, जब आप P&L बनाते हो तो आप P&L में क्या दिखाते हो? टू सैलरी, राइट, टू रेंट, यही तो दिखाते हो। टू सैलरी मतलब जो आपने सैलरी पे करी, टू रेंट मतलब जो आपने रेंट पे किया। क्या कभी आपने वो चीज़ें दिखाई हैं P&L में जो खर्चे आपने बचा लिए? कभी नहीं, राइट। जो खर्चे मैं बचा चुकी हूँ तो उसकी मैंने पेमेंट कहाँ की, राइट। और जब पेमेंट ही नहीं करी तो मैं उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो क्यों करूँ, राइट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं उन्हीं चीज़ों को शो करूँगी जिनके रिगार्डिंग मैंने वाकई में पेमेंट की है, ओके। जिनके रिगार्डिंग वाकई में मेरे जेब से पैसा निकला है, राइट। जो पैसा मैं बचा चुकी हूँ मैं उसको अपनी कॉस्ट क्यों शो करूँगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ओके। Recorded in books. Economic cost this cost includes explicit cost मतलब अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखो, इकोनॉमिक कॉस्ट एक वाइड, राइट, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। इस कॉस्ट में जो खर्चे मैंने अपनी पॉकेट से करे हैं, मतलब जो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स P&L में रिकॉर्ड करती हूँ, वो खर्चे तो आएंगे ही आएंगे, प्लस जो खर्चे मतलब जो खर्चा मैंने बचा लिया है क्योंकि वो रिसोर्सेज मेरे पास खुद पड़े थे, उनको मैं क्या बोलती थी? इम्प्लिसिट कॉस्ट, राइट। तो यहाँ पे मैं इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी क्या करूँगी? रिकॉर्ड करके चलूँगी, राइट। तो यहाँ पे मेरे दोनों कॉस्ट आ रहे हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आ रही है और मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आ रही है, राइट। इम्प्लिसिट कॉस्ट को मैं अज्यूम्ड कॉस्ट भी बोल सकती हूँ, ठीक है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन कौन सी होती थी? इम्प्लिसिट कॉस्ट
इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब वो वाले खर्चे जो मैं बचा लिए थे, जो मुझे पे नहीं करने पड़े, क्योंकि वो रिसोर्सेज खुद से ही घर से अरेंज कर लिए थे। तो जैसे कि सैलरी फोरगॉन, बाहर काम करते तो आपको सैलरी मिलती, राइट, बट अब वो सैलरी आपने सैक्रिफाइस कर दी है क्योंकि अब आप खुद के बिजनेस में ही काम कर रहे हो। इंटरेस्ट, जो पैसा आपने खुद का, जो कैपिटल आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करी, अगर आप उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करते तो आपको क्या मिलता? इंटरेस्ट। तो आपने इंटरेस्ट भी सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक, जो बिल्डिंग आप यूज कर रहे हैं, खुद की बिल्डिंग खुद के बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो अगर आप दूसरों से बिल्डिंग लेते तो आपको क्या करना पड़ता है? रेंट पे करना पड़ता है, तो आपने रेंट का खर्चा भी बचा लिया। तो जो सारे खर्चे आपने बचाए हैं उनको मैं बोलूंगी इम्प्लिसिट कॉस्ट, राइट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में दोनों कॉस्ट आती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आती है, मतलब अकाउंटिंग कॉस्ट भी आती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आती है। नेक्स्ट इज आउटले कॉस्ट। आउटले मतलब खर्चा, जो आपका खर्चा हो रहा है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर, तो खर्चा कौन सा वाला हो रहा है आपका? यही वाला तो खर्चा हो रहा है एक्सप्लिसिट। ये वाला खर्चा तो हो ही नहीं रहा है इम्प्लिसिट वाला, ये तो मैंने क्या कर लिया है? बचा लिया है खर्चा, राइट। तो आउटले कॉस्ट मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन वेजेस, रॉ मटेरियल एटसेट्रा। तो जो खर्चा आप बिजनेस में करते हैं, राइट, आपके पॉकेट से जो खर्चा जा रहा है, साक्षात जा रहा है पॉकेट से खर्चा, उसको मैं बोलूँगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, राइट, क्योंकि वो मैंने खर्चा किया है और उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके चलते हैं। तो चाहे एक्सप्लिसिट चीज़ वही है, बस नाम फ़र्क है, राइट। अकाउंटिंग कॉस्ट बोल लो या एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोल लो या आउटले, टोटल आउटले बोल लो, वन एंड द सेम थिंग ओनली, राइट। तो इट इज़ रिकॉर्डेड in books of accounts. Okay. तो आउटले का मतलब होता है खर्चा या एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? पहले लिखिए, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव और अपॉर्चुनिटी फोरगॉन या सैक्रिफाइस्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड, ओके, या कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट इज सैक्रिफाइस्ड और फोरगॉन, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जैसे आप सीए बने,
आफ्टर बिकमिंग सीए, ठीक है, आफ्टर बिकमिंग सीए आपके सामने ना 3 ऑप्शंस, आप कर सकते थे सेल्फ, खुद की प्रैक्टिस, खुद का ऑफिस सेटअप कर सकते थे, या फिर आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते थे, या फिर आपके पापा की शॉप थी, आप उसे चला सकते थे। सेल्फ प्रैक्टिस करते तो आपको पर मंथ अर्न हो जाता, सपोज करो 20,000 रुपीज। कंपनी ने आपको सैलरी ऑफर करी है 60,000 रुपीज की, और पिताजी की शॉप चलाते तो पिताजी ने बोला था कि मैं तुम्हें पर मंथ 15,000 रुपये दे दूंगा। ओके, तो 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं सीए बनने के बाद। तो आपने चूज करा तो ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। आपने ऑप्शन चूज करा सी, राइट, यू चूज ऑप्शन सी। तो आपने ऑप्शन सी चूज करा, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा सैक्रिफाइस कर दिया? ये दोनों सैक्रिफाइस करे, राइट, 20,000 और 6,000, बट इनमें से बेस्ट कौन सा है? ये 60,000 वाला, राइट। तो यू चूज ऑप्शन सी, राइट। तो फॉर चूजिंग ऑप्शन सी, you have sacrificed next best option B. Therefore B, or say 60,000 will be your अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो फादर का शॉप रन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी? 60,000। ओके, तो बेसिकली जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस हुआ है उसको बोलेंगे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या फिर अगर आपने की होती कंपनी में जॉब, ठीक है, आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया होता? बी, कंपनी में जॉब। तो जब आपने कंपनी में जॉब चूज करी तो आपने नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कौन सा सैक्रिफाइस कर दिया? इन दोनों में से कौन सा अब नेक्स्ट बेस्ट है? ये 20,000 वाला, राइट। तो कंपनी में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको क्या पड़ी? 20,000 रुपीज, राइट। तो कंपनी में जॉब करने के लिए आपने कौन सा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस किया है? सेल्फ प्रैक्टिस, राइट। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, कंपनी में काम करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 20,000 रुपये। ओके, चलो तीसरा केस, अगर आपने इन तीनों ऑप्शन में से ये अपनी प्रैक्टिस करी होती, तो अपनी प्रैक्टिस आपने करी तो आपने कौन सा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस कर दिया? ये कंपनी की जॉब वाला, राइट। 15 और 60 में कंपेयर करो ना, 60 ज़्यादा बेस्ट है, राइट। तो सेल्फ प्रैक्टिस जब मैं कर रही थी तो मैंने कौन सा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस कर दिया? 60,000 रुपीज़ वाला। ओके, अब आप बोलोगे मैम 20,000 की जॉब करने के लिए हमने तो दोनों चीज़ें ही सैक्रिफाइस करी है ना, 60,000 पे सैक्रिफाइस किया है, 15,000 पे सैक्रिफाइस किया है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होनी चाहिए 75,000।
ऐसा नहीं होता। जब आप एक काम करते हो तो आप सैक्रिफाइस एक ही तो कर सकते हो, आप एट अ टाइम दो काम तो नहीं कर सकते थे ना, फिर भी सैक्रिफाइस तो एक ही चीज की आपने, राइट। तो सेल्फ प्रैक्टिस करते समय आपने नेक्स्ट बेस्ट कौन सा सैक्रिफाइस कर दिया, ये कंपनी वाली जॉब, ठीक है। या फिर अगर आप फादर की शॉप रन कर रहे हैं तो आपने कौन सा सैक्रिफाइस कर दिया, आपने ये नेक्स्ट बेस्ट 15,000 के बाद नेक्स्ट बेस्ट कौन सा, 60,000, आपने ये 60,000 क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, राइट। तो दिस विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रनिंग फादर्स शॉप, राइट। फादर की शॉप रन करने के लिए आपको कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कितना पैसा आपने सैक्रिफाइस कर दिया। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आप चूज कर सकते थे वो क्या था, 60,000, राइट। तो ये 60,000 रुपीज आप सैक्रिफाइस कर चुके हो, इसको बोला जाएगा क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं? क्या आप सोचो P&L में कभी आपने डेबिट साइड पे जहाँ पे सारे खर्चे रिकॉर्ड होते हैं, राइट, टू प्रॉफिट, सॉरी, टू लेबर, राइट, टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बहुत सारे खर्चे रिकॉर्ड करती हूँ। क्या आपने कभी टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखा है? नहीं, राइट। ये सारे खर्चे आपके P&L में रिकॉर्ड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके P&L में नहीं आती, इट इज नॉट रिकॉर्डेड। तो लिख लीजिए opportunity cost is not recorded in books of accounts, okay। चलो अब है आपका नेक्स्ट कॉस्ट, डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट। डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो कॉस्ट आप रेडिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि ट्रेस कर सकते हो क्लियरली। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो मेरे पास ये पेन है, राइट, इसको बनाने में क्या खर्चा आया होगा, तो आप बोल सकते हो हाँ मैम इसको बनाने में लग रहा है प्लास्टिक का खर्चा लगा होगा, अंदर इंक है, इंक का खर्चा लगा होगा, ठीक है। तो आप कुछ खर्चा इसके साथ डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, राइट। तो जो खर्चा किसी पर्टिकुलर चीज के साथ डायरेक्टली रिलेट होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट। तो दीज कॉस्ट आर व्हाट रेडिली identified and are traceable to specific goods or services, ठीक। इसके नीचे एक लाइन छोड़ दीजिए, चलो लिख ही लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ। सपोज करो आपके फैक्ट्री में 5 कमरे हैं, राइट। कितने कमरे हैं, 5 कमरे हैं। सारे कमरों में अलग अलग बिजली के मीटर लगे हुए हैं, ठीक है। 5 कमरे हैं, पांचों कमरों में अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगे हुए हैं, राइट। तो आप आराम से बता सकते हैं कि
पर कमरे का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना है, सबके बाहर मीटर लगा है, रीडिंग नोट करके निकाल लो कि अच्छा पहले रूम का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा इतना आया है, सेकंड का इतना आया है, तीसरे का इतना आया है, चौथे का इतना, पांचवे का इतना, राइट। तो सारे कमरों के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्लियरली आप बता सकते हैं, तो वो हो गए आपके डायरेक्ट कॉस्ट। दूसरा केस, 5 कमरे हैं पर पांचों का इलेक्ट्रिसिटी मीटर एक है, सिंगल है, ठीक है। तो बिजली का बिल टोटल आ गया 2 लाख रुपए। अब आप इस 2 लाख में क्या ये बता सकते हो कि रूम नंबर 1 का कितना बिल हो सकता है, 2 का कितना हो सकता है, 3 का कितना, 4 का कितना, 5 नहीं बता सकते क्योंकि कॉमन मीटर लगा हुआ है, राइट। तो जब आप कॉस्ट रेडीली ट्रेस नहीं कर सकते हो, प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते हो, तो उस कॉस्ट को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। एग्जाम्पल, सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी मीटर, okay. Next is indirect or non-traceable cost. ये कॉस्ट वो होती है विच इज नॉट रेडीली आइडेंटिफाइड नॉर विजिबली ट्रेसेबल टू स्पेसिफिक गुड्स और services. Example, common electricity meter. Okay. चलो, अगली कॉस्ट जो आपकी आती है वो है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है? फिक्स्ड कॉस्ट जैसे फिक्स कॉस्ट वो होती हैं जो आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, राइट। मतलब दे डू नॉट चेंज विद आउटपुट। एग्जाम्पल, रेंट। मैंने एक कमरा लिया है रेंट पे, मैंने वहाँ पे उस कमरे में प्रोडक्शन करना है, राइट। रेंट उस कमरे का है 20,000 रुपये, ओके। अब मैं उस रूम में 1 यूनिट प्रोड्यूस करूं तो भी रेंट देना पड़ेगा 20,000 रुपये। उस रूम में मैं प्रोड्यूस करूं 10 यूनिट्स तो भी रेंट देना पड़ेगा 20,000 रुपये। उस रूम में प्रोड्यूस करूं मैं 40 यूनिट तो भी रेंट देना पड़ेगा 20,000 रुपये का, राइट। तो रेंट क्या है? सेम है। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, राइट। आप कितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करो उससे मकान मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे तो अपना क्या चाहिए? फिक्स्ड रेंट चाहिए, राइट। तो जो खर्चे आउटपुट के साथ चेंज नहीं होते हैं, राइट, उनको हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट, ओके। तो दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट D-E-P-E-N-D-E-N-T, right? They are not dependent ठीक है। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटपुट, या फिर हम इसको लैंग्वेज क्या यूज कर सकते हैं? दे आर नॉट, आपके बुक में यही लैंग्वेज यूज करी गई है, नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट।
तो दे डू नॉट वेरी या चेंज, दे डू नॉट वेरी विद आउटपुट। ठीक है, चाहे आप एक भी यूनिट्स ना प्रोड्यूस करो, राइट, कमरा बंद करके रखो पूरे महीने भर, तो भी आपको रेंट देना ही पड़ेगा। तो ये कॉस्ट ऐसी होती है जो अनअवॉइडेबल है। अनअवॉइडेबल मतलब मैं प्रोडक्शन बंद भी कर दूं ना तो भी मुझे क्या देना पड़ेगा, उस रूम का रेंट देना ही पड़ेगा। ये किसी भी हाल में अवॉइड नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल रेंट हो गया, टैक्स हो गया, राइट राइट आपको हाउस टैक्स देना है, तो उस हाउस पे आप काम करो या ना करो, खाली बंद पड़ा है उस काम को, या वो हॉल आपका कमरा बंद पड़ा है, या फिर आपका प्रॉपर्टी खुली पड़ी है, बहुत सारा वहाँ पे आप काम करते हो, कुछ भी करते हो, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को तो अपना क्या चाहिए, टैक्सेस टाइम पे चाहिए। तो टैक्सेस क्या है, आपके फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट हम बोल सकते हैं आउटपुट के साथ चेंज होती है। जैसे रॉ मटेरियल, एक यूनिट प्रोड्यूस करूंगी तो कम रॉ मटेरियल, 2 यूनिट प्रोड्यूस करूंगी तो थोड़ा 2 के हिसाब से रॉ मटेरियल लगेगा, तीसरे यूनिट प्रोड्यूस करूंगी तो 3 के हिसाब से रॉ मटेरियल लगेगा। तो जो ये रॉ मटेरियल का खर्चा है, ये आउटपुट के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, जितना आउटपुट बढ़ता जाएगा रॉ मटेरियल भी उतना बढ़ता जाएगा। अगर मैं एक भी यूनिट ना प्रोड्यूस करूं तो क्या होगा, तो रॉ मटेरियल बिल्कुल भी नहीं लगेगा, राइट, ज़ीरो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर मैं डिसाइड करूं कि मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही हूं तो क्या मुझे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, जबकि फिक्स्ड खर्चों को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो तो इनकर होते ही हैं हर हाल में। जबकि वेरिएबल कॉस्ट तभी इनकर होती है जब मैं क्या करती हूँ, प्रोडक्शन करती हूँ। अगर प्रोडक्शन नहीं कर रही हूँ तो वेरिएबल कॉस्ट भी इनकर नहीं होगी, राइट। जैसे कि लेबर है, लेबर भी तभी हायर करूंगी जब प्रोडक्शन करूंगी, राइट। तो लेबर भी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, तो दे आर फंक्शन ऑफ आउटपुट। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो दीज कॉस्ट चेंज विद output. Example, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, इसके बाद तो ये जो हमारा फिक्स कॉस्ट और ये है वेरिएबल कॉस्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे भी इनमें डिटेल में इनके ऊपर डिस्कशन दे रखा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट इज कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन क्या है, इट इज अ मैथमेटिकल relationship between cost and output। कॉस्ट मतलब जो लागत, जो मेरा खर्चा है, राइट।
और आउटपुट मतलब जितनी यूनिट्स मैं बना रही हूँ। तो कॉस्ट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको मैं बोलती हूँ कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आपका शॉर्ट रन कॉस्ट, अगली कैटेगरी है लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन मैंने आपको बताया भी था, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है। शॉर्ट रन हमारे पास टाइम पीरियड कम होता है, तो उतने टाइम पीरियड में कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, बहुत ही कम टाइम पीरियड है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता, तो सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन फिक्स्ड, जबकि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके क्या थे, वेरिएबल। जबकि लॉन्ग रन में आपके पास सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, तो अब सारे ही फैक्टर्स आप आराम से चेंज कर सकते हो। तो ऑल फैक्टर्स क्या है, बिकम वेरिएबल। ओके, चलो बाकी हम अपना नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।